वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑफ केमिस्ट्री। आज का हमारा जो टॉपिक बनेगा बच्चों, उसमें हम लोग पढ़ाई करेंगे हॉल हेराल्ड सिस्टम। जिस टॉपिक से हम लोग जा रहे हैं ना बच्चों, वो टॉपिक से वही पैटर्न से आप चैप्टर प्रिपेयर करते रहना, तब आपको बहुत इजीली पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को ब्लास्ट फर्नेस के बारे में स्टडी करवाया था। ब्लास्ट फर्नेस का टेम्परेचर रेंज, डिफरेंट टेम्परेचर रेंज पे हम लोग हेमेटाइट का यूज कर रहे थे। एंड हेमेटाइट प्लस कोक प्लस उसके अंदर हम डालते थे बच्चों लाइमस्टोन। कैसे स्लैग बना, कैसे पिग आयरन निकला, सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है ना डियर स्टूडेंट्स? बहुत अच्छे। तो आज का सेशन हम पढ़ाई करेंगे हॉल हेराल्ड प्रोसेस के ऊपर। इसके बाद जो सेशन आने वाला है वहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉपर का एक्सट्रैक्शन। आज थोड़ा इजी टॉपिक पढ़ाई कर लेते हैं। अब देखो हॉल हेराल्ड सिस्टम एग्जैक्टली है क्या। तो आगे की एक सिस्टम जो आप पढ़े थे बेयर्स प्रोसेस, जिसमें आप लोगों ने बच्चों याद है आपको, आपने क्या किया था? आपने लिया था बॉक्साइट को, उसमें से प्योर एल्यूमिना एक्सट्रैक्ट किया था। ये प्रोसीजर को आप बच्चों लीचिंग बोलते थे। बीच में एक अच्छा खासा वेकेशन जो आ गया, हम श्योर आप लोग ये सारी चीजें भूल गए होंगे। एक बार ये लेक्चर देख लेना। बॉक्साइट से बेयर प्रोसेस को यूज करके एल्यूमिना बनाने वाली बात है। नाउ एल्यूमिना हमारे पास आ गया। ऑलराइट, एल्यूमिना इज अ ओर ऑफ एल्यूमिनियम, इज ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिना इज अ ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, मतलब कि एल्यूमिना में से हमें क्या निकालना है? एल्यूमिना में से बच्चों हमें निकालना है एल्यूमिनियम को, Al को निकालना है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन, कैसे निकालोगे आप इसको बाहर? क्योंकि ऑक्सीजन को बाहर निकालना है, तो ये प्रोसीजर, ऑक्सीजन को बाहर निकालने वाली प्रोसीजर, इसे बोला जाता है जनरली रिडक्शन। बहुत आप इजीली दिमाग लगाओ, यहां पे आपको करना क्या है? ऑक्सीजन को निकालना है ना, ऑक्सीजन को निकालना है, तो ऑक्सीजन निकालने वाली प्रोसीजर को बोला जाता है रिडक्शन। पर जो रिडक्शन आप इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में करोगे उसे इलेक्ट्रिकल रिडक्शन भी बोला जाता है जनरली। क्लियर? तो ये पायरोमेटलर्जी का एक टॉपिक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एल्यूमिना में से एल्यूमिनियम निकालने वाली प्रोसीजर, मतलब कि Al2O3 से Al निकालने वाली प्रोसीजर को आज हमें स्टडी करना है इस सेशन में। तो चार्ल्स मार्टिन हॉल एंड पॉल हेराल्ड, चार्ल्स मार्टिन हॉल एंड पॉल हेराल्ड, ये दोनों साइंटिस्ट ने एक अच्छा खासा मेथड बनाया। तो मेथड क्या है, आपको क्या करना है? तो बहुत ध्यान से फिगर देखो, मेरे साथ पूरा फिगर आपकी नोटबुक में बनाओ। नोटबुक नहीं है तो वीडियो को भी पॉज लगाओ, नोट ले लो एंड स्टार्ट करो। चलो ले लिया नोट, मेरे साथ फिगर ड्रॉ करना है बच्चों, ध्यान से देखना। सबसे पहले इस टाइप का एक कंटेनर बनाना पड़ेगा। बनाया एक अच्छा खासा कंटेनर, इसको थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं। बाद में आउटपुट वाला जो लाइन निकलता है ना एल्यूमिनियम का, वो मैं आपको बाद में सिखा दूंगा। ओके, ये एक वेसल हो गया। जनरली स्टील वेसल लिया जाता है, जनरली स्टील वेसल, स्टेनलेस स्टील वेसल लिया जाता है। चलो यहां लिख देते हैं। इनर लाइनिंग जो होगी बच्चों, इनर लाइनिंग जो होगी बच्चों वो होगी ग्रेफाइट की लाइनिंग। ग्रेफाइट लाइनिंग मतलब ये ग्रेफाइट का इनर लेयर है जो वेसल की अंदर की ओर लगा हुआ होता है बच्चों।
वेसल की अंदर की ओर, अंदर की सरफेस पे ये लगा हुआ होता है बच्चों ग्रेफाइट का लेयर। यहां पे एक इनपुट होगा जिसे आप इलेक्ट्रिसिटी के साथ ज्वाइन करोगे। एनसीईआरटी में एक गलती दी गई है, ये इनपुट बाहर दिया गया है जो रॉन्ग है। अगर बाहर दिया गया है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आएगा, पर उस केस में आपको यहाँ पे वो फील हो सकता है तो वो भी चलेगा, क्योंकि दोनों देखो कई सारे टीचर्स ऐसा बताते हैं कि बाहर नहीं आएगा, तो बाहर भी पॉसिबल है बच्चों, उसमें कुछ गलती नहीं है, क्योंकि स्टील जो जनरली होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, तो दोनों चीज सही है। और बच्चों यहां पे कॉपर क्लैंप लिया जाता है, कॉपर क्लैंप, ओके। कॉपर क्लैंप के साथ बच्चों कार्बन का एनोड लिया जाता है। इस तरह से कार्बन के एनोड मतलब कार्बन के रॉड्स लिए जाएंगे। यहां पर एक इनपुट होगा इलेक्ट्रिसिटी का, ओके, डीसी इनपुट होगा। ये चीज ध्यान रखिए, ये डीसी इनपुट होगा। कई सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, डीसी इनपुट इसलिए कि ये रहेगा पॉजिटिव पे, ये रहेगा नेगेटिव पे, जो जनरली वैसा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो ये अब इसको लेबलिंग करते हैं। ये हो गया हमारा सीयू क्लैंप, कॉपर क्लैंप, ये हो गया हमारा कार्बन रॉड। ऑलराइट, अब देखो ध्यान से, बहुत ही अच्छे तरीके से, अब यहां पे बनाएंगे एक आउटपुट। ये बना दिया मैंने आउटपुट, ओके। चलो अब ध्यान से देखना होगा क्या, किस तरह से क्या बनने वाला है। यहां पे एक टैप होता है, वाल्व विद टैप। यहां पे हमने बच्चों भरा एल्यूमिना। क्या भरा? एल्यूमिना। इसमें एल्यूमिना भरा जाता है, प्लस इसमें दो और चीजें ऐड की जाएंगी। वो क्या है, वो सारी चीज मैं आपको समझाऊंगा अभी। देखो यहां पे डियर स्टूडेंट्स, सबका एक डिफरेंट यूज है। ये हो गया कार्बन रॉड एज अ एनोड, ग्रेफाइट एज अ कैथोड। तो ये चीज ध्यान रखना, ओके। और आप यहां ले रहे हो एल्यूमिना। जनरली एल्यूमिना का, नॉर्मली एल्यूमिना का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो वेरी हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है। मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना इज वेरी हाई। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना इज वेरी हाई, वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है ना। अब कितना हाई होगा, तो करीबन 1200 से लेकर 1300 डिग्री सेल्सियस की रेंज में इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इतना हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट करना बहुत डिफिकल्ट है बच्चों। तो हम लोग क्या करते हैं, टू लोअर दी मेल्टिंग पॉइंट वी एड cryolite, we add cryolite known as a Na3Al6, and to increase conductivity we add feldspar known as a CaF2। ये दो चीज डाली जाती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर और क्या डाला जाएगा, Na3Al6 प्लस बच्चों इसके अंदर डाला जाएगा CaF2, फेल्डस्पार प्लस क्रायोलाइट। ऐड करने से एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट डाउन होता है, वो इजीली मोल्टन स्टेट में आ पाएगा। अब जब वो मोल्टन स्टेट में आ गया तो चीज क्लियर है, क्योंकि मोल्टन स्टेट में जनरली आपके पास होता है 2Al3 प्लस 3O2 माइनस। अब देखो क्या चीज है, क्या फंक्शन होता है। अब जैसे आप जानते हो ये कैथोड है, मतलब कि यहां पे आपको नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन मिलेगा इस सरफेस पे। अब होगा क्या, तो बहुत क्लियर है बच्चों, कैथोड पे जाके कुछ इस तरह से रिएक्शन बनेगी। मेरा जो सॉल्यूशन है वहां पे जो Al3+ दिखाई दे रहा है वो जाएगा कैथोड के ऊपर, उसके ऊपर जाके 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा डियर स्टूडेंट्स।
Al3+ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा एंड एल्यूमिनियम के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आपको बॉटम में यहाँ पे एल्यूमिनियम लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। पहली चीज हो गई। अब देखो दूसरी बात, एनोड की बात करते हैं। तो एनोड पे क्या चीज होगी, एनोड पे क्या चीज बनेगी? तो एनोड पे देखो, एनोड पे तो कार्बन है मतलब C, उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्शन लगाए O2-, तो उस केस में यहां पे आइदर CO2 या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वो CO भी बना सकता है। अब रिएक्शन से बैलेंस करना है आपको, यहाँ पे ऑलरेडी ये बैलेंस है, यहाँ पे बैलेंस करना हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लगाओगे 1/2, ओके सॉरी यहाँ पे आप लगाओगे 2, तो ये हो गया बैलेंस। ओके, तो दो रिएक्शन है, आइदर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होगी। मतलब ये कार्बन का जो रॉड था वो धीरे धीरे बच्चों क्या हो गया, यूज्ड हो गया। मतलब कार्बन का रोड का वेट ऑफ कार्बन रॉड इज डिक्रीज्ड, वो तो कम हो गया एंड आपको बच्चों जो इंप्योरिटीज होगी वो सारी इस एनोड के नीचे मिलेगी एंड इसी इंप्योरिटीज को एनोडिक मड भी बोला जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना। इस तरह से आप जो एल्यूमिनियम निकाल रहे हो बच्चों वो जनरली बहुत ज्यादा प्योर होता है, पर अभी भी इसमें कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज बची है तो उसे मतलब निकालने के लिए एक्स्ट्रा प्योरिफिकेशन किया जाता है बच्चों, पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है। सो आई एम श्योर आपको पूरा हॉल-हेराउंड सिस्टम जो छोटा है पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर पूरा सेशन समझ में आ गया है तो एक बार फिर से रिवीजन लगा लेना, भूलना नहीं, इसे लाइक करना, राइट, एंड कमेंट भी करना। नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी लगाना डियर स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट दैट बिकॉज इट हेल्प्स अस। ओके, नाउ फिर से एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। Al2O3 लेना है, उसे मोल्टन स्टेट में लेना है तो आपको Na3LF6 प्लस CF2 डालना पड़ेगा। CF2 का रीजन कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए है। ऑलराइट, दो रिएक्शन है, आप चाहो तो इसे बैलेंस करके देखो या फिर डायरेक्टली देखोगे तो भी चलेगा। मेन रिएक्शन कैथोड वाली रहेगी। अगर आप नेट रिएक्शन देखने जाओ सिर्फ इसके बेसिस से तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि Al3+, आप इसे बैलेंस करोगे, यहाँ पे ऑलरेडी तीन इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 2 O2- आ रहा है, सही है, कार्बन के साथ रिएक्शन लगा रहा है, CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप जाके अगर पूरा रिएक्शन देखोगे तो कार्बन के साथ रिएक्शन लगाने से एल्यूमिनियम मिल रहा है, उतना ही है और कुछ नहीं है यहाँ पे। ऑलराइट, सो आई एम श्योर पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। डोंट फॉरगेट टू राइट दिस। Hello and welcome to another edition of the Science Chef educational series on chemistry. In this video, you will learn how aluminum is extracted from its ore through a combination of the Bayer and Hall-Heroult processes. At the end of this lesson, you should be able to state the major ore used in the extraction of aluminum, describe how the ore is purified, describe the electrolysis of alumina, state the functions of cryolite in the extraction of aluminum, and finally, you should be able to write the equations of reactions that occur during the process. Make sure you go nowhere, as we'll be right back after this break. But before that, can you write down some facts that you know about aluminum? Welcome back. Before the break, we asked you to write down some facts that you know about aluminum, and I hope you are done with that. Alright, let's do this. Aluminum is the 13th element in the periodic table and the third most abundant in the Earth's crust after oxygen and silicon. Due to its lightness, high resistance to corrosion, and non-toxicity, it is used for making aluminum foils and cans used in foods and drinks packaging. It is also used for making overhead cables and pots due to its high electrical and thermal conductivities.
The major source of aluminium is bauxite. Other sources include kaolin, mica, conundrum, and cryolite. The extraction of aluminium starts with the purification of bauxite, otherwise known as the Bayer process. Bauxite contains alumina, also called aluminium oxide, with iron 3 oxide and some triazosilicates as impurities. It is the iron 3 oxide that gives the bauxite its reddish brown color. The impurities are removed by dissolving the bauxite under pressure in concentrated sodium hydroxide solution in the presence of heat. The alumina, being amphoteric, dissolves in the caustic soda solution, leaving behind the basic impurities, mostly made up of iron 3 oxide, as seen in the equation. The mixture is filtered to obtain a solution of sodium aluminate 3 as the filtrate. Few crystals of pure aluminum hydroxide are added to the filtrate to precipitate aluminum hydroxide according to the equation on the screen. The aluminum hydroxide is filtered, washed, and dried to obtain pure aluminum hydroxide crystals. The pure crystals are then heated strongly to obtain pure alumina as shown in the equation of reaction. The next stage is the electrolysis of alumina, called the Hall-Héroult process. The Hall-Héroult cell is made up of steel lined with carbon cathode, and big blocks of carbon hang in the middle of the tank and act as the anode. The electrolyte is a mixture of molten alumina and cryolite. The cryolite is added to reduce the melting point of alumina to about 950 degrees Celsius and make the process economically viable. It also acts as a solvent and increases the conductivity of the alumina. Before the electrodes are connected to the power supply, the ions in the molten alumina move randomly after dissociation. On connecting the electrodes, there is a migration of ions based on the electrostatic law of attraction. The oxide anions migrate to the positively charged anode, while the aluminum cations migrate to the negatively charged cathode. At the anode, the oxide ions undergo oxidation by losing 2 electrons to form oxygen gas as shown in the anodic half equation. The electrons lost travel through the external circuit to the cathode. At the cathode, the aluminum ions undergo reduction by gaining the electrons to become deposited as metallic aluminum according to the cathodic half equation. In order to balance the number of moles of electrons transferred in the electrolytic process, we would multiply the oxidation half equation by 3 and the reduction half equation by 4, and then combine the 2 balanced half equations to get the overall cell reaction. After a while, the molten aluminum is tapped off and poured into molds and allowed to cool. Meanwhile, the oxygen gas liberated at the anode reacts with the carbon graphite to form carbon 4 oxide, and after a period of time, the anode wears off and has to be replaced regularly. This is a major challenge in the extraction process. It is expensive and adds to the overall cost of the process. That is all you need to know about the extraction of aluminium based on your syllabus. Thank you for watching.